Aim right, achieve big at KR Mangalam University. स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और अब पॉलिटिकल खबरों पर हमें बढ़ना है, लेकिन उससे पहले एक खबर छूट गई थी जो मैं पहले बात करना चाहता था। पाकिस्तान का असल चेहरा एक बार फिर आपको बताते हैं, और ये पाकिस्तान के लोग अगर कभी सुन पाए इस चर्चा को तो सुने। कारगिल में मारे गए जिस पाकिस्तानी कैप्टन को पाकिस्तान की सेना ने उस वक्त 99 में स्वीकार करने से, पहचानने से ही इनकार कर दिया था, अब उसको हीरो बना रहा है आसिम मुनीर। पाकिस्तानी कैप्टन शेर खान की मौत के 26वें साल पर उसे कौम का बड़ा बहादुर सिपाही बताया गया। खबर में लिखा है कि आसिम मुनीर एंड अदर सीनियर ऑफिसर्स पेड हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट टू कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ऑन ओकेजन ऑफ हिज 26th मार्टिरडम एनिवर्सरी। अब ये वो कैप्टन कर्नल शेर खान है जिसकी बहादुरी के बारे में भारत के अफसर ने बताया था पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान की सेना को। ऐसा होता है जब आप जंग लड़ते हैं, अगर आप देखते हैं कि मेरा ये दुश्मन बहुत बहादुरी से लड़ा है, तो कई बार उसकी गैलेंट्री की बात जो है आप ही बता देते हैं, ताकि पता तो चले उसके देश को कि तुमने भेजा था एक आदमी, इसको भले ही ये मर गया लेकिन लड़ा अच्छे से था। इस आदमी को एक्नॉलेज करने से पाकिस्तान ने मना कर दिया। खबर यह है कि उस वक्त सीधी बात तो होती नहीं थी भारत और पाकिस्तान की, तो वॉशिंगटन में जो एम्बेसी थी उसके जरिए खबरें दी जाती थी एक दूसरे को, तो वहां से कन्वे किया गया था कि भाई आपके ऑफिसर्स की डेड बॉडी हमारे पास है, कारगिल की लड़ाई चल रही है और आप उसको ले लो। और पाकिस्तान ने उसको मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, हमारा तो कोई आदमी वहां है ही नहीं। फिर एक ऑफिशियल रिलीज जारी हुई भारत की एम्बेसी से, जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान को अच्छी तरह मालूम है कि हम किन ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, और क्योंकि हमने तो नाम दिए और वो उसके ही हैं, लेकिन वो उनको मानने से इनकार कर रहा है। ये बताता है कि इसको अपने लोगों से, अपनी सेना, अपने सैनिकों से क्या लगाव है या कितना लगाव है। फिर उसके बाद हुआ ये कि जब ये दुनिया भर में खबर छपी होगी, बड़ी होगी, तो उसके बाद रेड क्रॉस के जरिए पाकिस्तान ने, सीधे हमको नहीं कहा, रेड क्रॉस के जरिए कहा, भारत को मैसेज करवाया कि वो कुछ ऑफिसर्स की बॉडीज़ की बात कर रहे थे, तो अगर वो तैयार हैं तो आप लेकर के उनको वो बॉडीज़ हमको दी दीजिए। तो भारत ने कहा कभी नाम बताओ ना, तुम्हें किसकी बॉडी चाहिए, तुम तो जानते हो तुमने किसको भेजा, कहाँ भेजा था, तुमको मालूम है, नाम बताओ। उसने कभी नाम नहीं बताया और ये बॉडीज हैंड ओवर नहीं हुई। कैसे कर देते? जब आप ऑफिशियली नाम बताकर मांगोगे ही नहीं शब्द, तो कैसे कोई देश दे देगा? ये है पाकिस्तान। और आज उस व्यक्ति की बहादुरी के कसीदे पढ़ रहा है आसिम मुनीर पाकिस्तान में। उस वक्त भी तो सर्विस में रहा होगा ना आसिम मुनीर सर? बिल्कुल, आसिम मुनीर उस समय भी सर्विस पे था। और जब ये पाकिस्तान ने किया था कारगिल, द्रास और बटालिक सेक्टर के अंदर इंग्रेस, तो उनके रेगुलर सोल्जर्स भी थे उसके अंदर, NLI नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सोल्जर्स भी थे, और कैप्टन शेर खान उनमें से एक था जिसने टाइगर हिल के ऊपर बहुत बहादुरी से लड़ते हुए उसने अपनी जान दी थी। तो हम जो भी है भारतीय आम सशस्त्र सेना जो है, हम लोग ये चीज को बहुत महत्व देते हैं कि एक डेड सोल्जर है उसको भी प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। इसी वजह से हमने उनको कांटेक्ट किया। पहले तो उन्होंने लेने से मना कर दिया, और उसके बाद जैसे आप बता रहे थे, रेड क्रॉस के द्वारा फाइनली वो बॉडी को एक्सेप्ट करने को तैयार थे। लेकिन उन्होंने एक चीज की, उन्होंने सिर्फ नाम दिया, जो कि हमको पहले से पता था, क्योंकि उसके पास वो कम्युनिकेशंस थे, वो चिट्ठियां थी जिससे उसका नाम, यूनिट, सब कुछ पता चल रहा था। हमने ही बताया उनको ये इस यूनिट का है, इस जगह पे था वो। और उसके बाद भी वो नहीं चाहते थे कि ये लगे कि पाकिस्तान के रेगुलर सोल्जर्स, सोचिए कितनी गिरी हुई आर्म फोर्सेस है जो अपने सोल्जर्स का रिकॉग्नाइज नहीं करती, और कितने साल लगे हैं उनको 1999 के बाद, 26 साल लगे हैं उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। और हमारे जो वीर सोल्जर्स हैं उनको देखिए, कैप्टन विक्रम बत्रा का तो आप जानते ही होंगे, दिल मांगे मोर 4875 पे परमवीर चक्र मिला था। कितना हमारे देशवासियों ने उसकी याद को हमेशा जिंदा रख के अपने दिल में रखा है। और पाकिस्तान की ये हमेशा से रही है, चाल करते रहो, ये मत बताओ कि इनकी आर्मी इन्वॉल्व है। जब इनके आर्मी के मरते हैं तो बॉडीज को ना एक्सेप्ट करो, और उनको कई बॉडीज उन्होंने फिर भी नहीं एक्सेप्ट की।
पर भारतीय सेना ने उनको प्रॉपरली दफनाया था, जिस राइट्स के साथ दफनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग इनसे काफी अलग हैं। सर, ये ब्रिगेडियर रैंक के अफसर ने हमारे वो रिकमेंडेशन की थी गैलेंट्री की इस आदमी को, पाकिस्तान की सेना को। एब्सोल्युटली, क्योंकि इसमें लड़ाई के अंदर ऐसा होता है कि हम ये नहीं देखते कि हमारा सोल्जर है या दूसरा सोल्जर। अगर किसी ने बहुत बहादुरी से लड़ा है, मुझे 1971 का नाम याद आ रहा है, लेफ्टिनेंट का जो टैंक रेजिमेंट का भारत का था, उसका भी नाम वैसे पाकिस्तान की साइड से आया था, लेकिन इनका नाम जो है हमने भेजा था, हमने बताया कि क्योंकि इनको क्या पता उसने क्या शौर्य का काम किया होगा, क्योंकि टाइगर हिल में सारे ही मारे गए थे, कोई नहीं बचा था वहां पे, और इनका नाम हमने ही दिया था। और आज सबसे भीषण युद्ध टाइगर हिल के लिए लड़ा गया, हिल के लिए लड़ा गया था, और वो बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था एक तरह से, कारगिल की जीत के हिसाब से भी, और पाकिस्तान ने भी और भारत की सेना ने तो उसमें कमाल किया ही था। और मुझे याद आ रहा है कि कारगिल के वक्त में ये केवल कर्नल शेर खान की बात नहीं, बहुत सारे जो सैनिक थे उनको लेने से उन्होंने मना कर दिया, पहचानने से मना कर दिया। और वाजपेयी सरकार ने उस समय जो भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, देश की सरकार थी, उसने उनको ससम्मान अंतिम संस्कार उनका किया था, जो जिन भी लोगों को पाकिस्तान नहीं लेकर गए। और उसी समय का कंट्राडिक्शन देखिए कि भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया था कि जो हमारे सैनिक शहीद होंगे उनको ससम्मान घर तक पहुंचाया जाएगा, उनके परिवारों को जो देना है वो दिया जाएगा, और जो सम्मान दिए जाने वो सारा काम किया गया था। एक बिल्कुल ये तो खैर सभी के साथ ऐसा करते हैं। असमल, वो क्या नाम था उनका, कसाब, अजमल कसाब, उसको भी पहचानने से उन्होंने सौरव जी, ये तो स्वीकार की। परवेज मुशर्रफ ने 2006 में परवेज मुशर्रफ की किताब आई थी, इन द लाइन ऑफ फायर लिखी थी। उस किताब में भी उन्होंने बहुत झूठ लिखा था इस बात को लेकर, पाकिस्तान सैनिक, कारगिल युद्ध में पाकिस्तान सैनिकों को मारने को लेकर। तो पत्रकार वार्ता में जब उनकी किताब के विमोचन के बाद एक पत्रकार ने, पाकिस्तानी पत्रकार ने कुछ उनसे पूछा सैनिकों के मारने को लेकर, और इन्फॉर्मेशन दी कि ये तो मारे गए थे, ये तो आपने किताब में कहीं जिक्र नहीं किया है। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी जानकारी में नहीं है, अगर कुछ रह गया होगा तो शायद ये टाइपो एरर भी रही होगी, अगली किताब का जब संस्करण आएगा तो मैं उसमें अपने भूल सुधार करूंगा, मेरी जानकारी में नहीं है। सेना के चीफ को नहीं मालूम कि मेरी कौन सी यूनिट लड़ रही थी वहां। बिल्कुल, परवेज मुशर्रफ ने किताब के अंदर इस बात को गलत तरीके से जिक्र किया, और प्रधानमंत्री को मालूम नहीं कि उनका सेना का चीफ क्या लड़ रही है, तो वो चलता है। लेकिन उस पूरा जो आपने किताब का जिक्र किया है जनरल परवेज मुशर्रफ की, उसके सारे झूठ का सफा जो है ना साफ किया है हमारे जनरल वीपी मलिक की किताब में। कुछ बोल रहे हैं आप सर, आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहूं, बार बार हम लोग कहते हैं ना कि वो अपने सैनिक को भी स्वीकार नहीं करते, कितनी घटिया सेना है, कितना जाहिल मुल्क है, कितना भिखमंगा है, चिथड़ा है। इसलिए ना कि सब चोरी चोरी करता है ना, बेईमानी करने वाला कभी उसको एक्सेप्ट करता है क्या? हमारी सेनाएं कभी भी अनाधिकार अतिक्रमण नहीं करती हैं। हमारी सेनाएं जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं उसका सम्मान करती हैं। हमारी सेना एक बार किसी शर्त में बंध गए तो खून भी बहता रहता है तो भी सम्मान करती रहती हैं। उनकी बेईमानी फितरत है, उनके अंदाज में वही है, इसीलिए वो स्वीकार नहीं करते। यह भी बार बार सामने आना चाहिए। चलें, अब बढ़ते हैं कुछ राजनीतिक खबरों की ओर। बिहार की बात करते हैं, क्योंकि चुनाव बिहार में अब नजदीक आता जा रहा है और बिहार में बहुत सारी डेवलपमेंट चल रही है। एनडीए के सारे दल पूरी तैयारी से उतरने के प्लान पर एक्टिव हैं। पटना में कल एक सनातन महाकुंभ हुआ, आपने खबर देखी थी, और इस मंच से बीजेपी ने हिंदू वोट को एकजुट करने की कोशिश की। चिराग पासवान, उन्होंने कल एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिससे सारी खबरें डाउन हो गई और चिराग पासवान की बात होने लगी। चिराग पासवान ने एक दरअसल ये कहा कि मैं सभी 243 सीटों पर मजबूती से लड़ूंगा। चिराग ने कहा कि सारी सीटों पर हम लड़ेंगे, यानी पिच तैयार हो गई। एनडीए के सारे प्लेयर्स अपने रोल को अंजाम देने में लगे हुए हैं, लेकिन चिराग पासवान का रोल क्या है? चिराग पासवान वैसे तो खुद को मोदी जी का हनुमान कहते हैं। चिराग अब अगर विधानसभा का चुनाव, ये केंद्र में मंत्री हैं, अब इन्होंने कहा कि मैं खुद भी चुनाव लड़ूंगा, ये भी इन्होंने कहा। और एक कहा सारी 243 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा। तो मतलब चल क्या रहा है? चिराग पासवान, पहले तो ये कंफ्यूजन कल से चल रही है कि चिराग पासवान ने क्या ये कहा कि मेरे क्या पार्टी सारे बिहार की सारी सीटों पर कैंडिडेट देगी, या उनका कहने का मतलब ये था कि भाई चिराग पासवान हर सीट पर अपने गठबंधन के उम्मीदवार को लड़ाने के लिए ऐसे लड़ेगा जैसे चिराग पासवान खुद लड़ रहा हो हर सीट पर। और फिर तीसरी बात, ये खुद चुनाव लड़ेंगे क्या? तो पहले इनकी बात सुनिए। बार बार यह सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा? तो जब ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान
विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूं कि हां, मैं चुनाव लड़ूंगा। हां, चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा, तो मैं ये भी आप लोगों को बताऊं कि चिराग पासवान 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। हर सीट पर चिराग पासवान बन के चुनाव लड़ूंगा। आज हमारे बिहार में जिस तरीके से कानून, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियां हैं, आए दिन जिस तरीके से बिहार में हत्या, अपहरण हो रही है, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। और मेरे लिए भी ये चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूं, वो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है। ऐसे में ऐसे आपराधिक घटनाओं के लिए, इस तरीके के असामाजिक तत्वों के लिए बिहार में कतई कोई जगह नहीं है। पर उसके बावजूद जब ऐसी घटनाएं घटती हैं, भले वो पटना में रह रहे एक बड़े व्यापारी की हो या किसी गांव में रह रहे एक बुजुर्ग की, एक महिला के साथ कोई हत्या की घटना हो या दुष्कर्म की घटना हो, इन बातों से मैं दुखी होता हूं, मैं विचलित होता हूं। और जिस सरकार का मैं समर्थन करता हूं, अगर उसमें ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। चिराग पासवान ने जो दोनों बातें कही, दोनों में बड़ी खबर है। पहले उनके बयान का क्या मतलब निकालें, हाँ मैं सारी 243 सीटों पर चिराग पासवान बनकर लड़ूंगा, कहना क्या चाहते हैं, मतलब गठबंधन के लोगों को मजबूती दूंगा, ये कहना चाह रहे हैं, या खुद चुनाव लड़ेंगे? तो अभी केंद्र में मंत्री हैं, बिहार में मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है, तो क्यों चिराग पासवान विधायक बनने के लिए तो चुनाव लड़ेंगे नहीं? तो क्या डिप्टी सीएम के बारे में सोच रहे हैं? कुछ ऐसी कुछ चर्चा हुई है क्या इनकी? इस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरा, जो ये मर्डर हुआ, गोपाल खेमका इंडस्ट्रीज का मर्डर जो हुआ बिहार में, उस पर बोल रहे थे कि भाई लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं है तो कुछ नहीं है, और मेरी सरकार का तो ये अच्छा काम रहा है कानून व्यवस्था पर, लेकिन अब स्थिति खराब होती जा रही है। दोनों पर जरा बात कर लेते हैं। पहले त्रिपाठी जी, क्या कहना चाह चिराग पासवान ने? लोग में कन्फ्यूजन है। नहीं, देखिए, कन्फ्यूजन तो खुद चिराग पासवान में भी है, लेकिन ये अवसर ऐसा था कि उन्होंने ऐसे बोला कि दोनों संदेश जाए। एक तो ये कि उनको अपनी पार्टी को किसी भी तरह से रेलिवेंट बनाकर रखना है। पूरे बिहार में इनकी पार्टी रेलिवेंट है नहीं, 6 से 7% की पार्टी है कुल जमा। पिछली बार 5.65 ऐसे उनका वोट प्रतिशत था। उनकी भूमिका क्या है? उनकी भूमिका है कि जहां भी पासवान समाज का वोट है या उनसे जुड़े जो रामविलास पासवान को मानने वाले लोग हैं, वो एक ताकत के तौर पर उनके साथ खड़े रहें, जिससे कि वो जिस भी गठबंधन का हिस्सा हो उसमें वो एक बार्गेनिंग पावर है। नंबर 1। नंबर 2, ये नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को बहुत अपमानित किया है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को कोई कसर नहीं छोड़ी है। 2020 का विधानसभा चुनाव, उसके पहले, उसके बाद, हर वक्त वो भी एक चिराग पासवान के मन में है। और मुझे लगता है कि उनको पता है कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर जो एलजेपी रामविलास पासवान है उसको हिस्सा ज्यादा नहीं देना चाहेंगे एनडीए में सीटों का, तो वो एक बार्गेनिंग पावर उनकी रहे। और अगर वो बार्गेनिंग पावर नहीं होती है तो ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़कर नीतीश कुमार को और डैमेज कर सकते हैं। ये एक चीज है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, जब चिराग पासवान को हम कहते हैं कि वो विधायक लड़ेंगे तो क्या बनेंगे, देखिए, वो कुछ भी लड़ेंगे तो क्या करेंगे उनको अपनी हैसियत पता है। चिराग पासवान अपने से नेता नहीं है, इसको बहुत स्पष्टता से समझना चाहिए। चिराग पासवान को एक विरासत मिली है और संयोगवश नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसा प्रचंड, एक जिसको कहते हैं कि शानदार ताकत वाला एक कार्यकाल है, जिसमें वो अपनी भूमिका हनुमान वाली रखते हैं, जिससे कि कल को कुछ भी हो उनको मैनेज किया जाए। पहले तो ये बताइए, क्या उस बात से आपको क्लियर हुआ क्या वो चुनाव लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। ना। इसका, इस बयान का ये मतलब नहीं एकदम साफ मतलब है कि सब जगह प्रचार करेंगे, अच्छा, सब जगह पार्टी को खड़ा करेंगे, कतई नहीं लड़ेंगे चुनाव। एकदम सवाल ही नहीं उठता है, ये स्पष्ट है। तो अब आप दूसरी बात जो आप कह रहे थे, क्यों है इनको, मतलब इतना दबाव क्यों बनाना पड़ रहा है? नहीं, दबाव दोनों वजह से। मोदी जी तो गले लगाते हैं इनको। नहीं, मोदी जी गले लगाते हैं, लेकिन 2020 में भी कहां नीतीश कुमार को दबा के इनको सीटें दिलवा पाए। मोदी जी गले लगाते हैं तो मोदी जी के लिए नीतीश कुमार भी तो बड़े महत्वपूर्ण है, इतने महत्वपूर्ण है कि उनको भूल जाता है। इनकी अदावत अभी भी चल रही है, इनकी और नीतीश कुमार की। मतलब मुझे लगता है कि राजनीति में तो वो रुकती ही नहीं है ना। राजनीति में प्रेम और जिसको कहें कि दुश्मनी, वो दोनों एक साथ चलती है।
और इनकी दुश्मनी तो इसलिए भी नहीं, सचमुच इनको इररिलेवेंट कर दिया। आप सोचिए, एक विधायक जीता था, एक विधायक। इनकी ये आप गठबंधन से अलग लड़ोगे तो फिर यही होगा ना। लेकिन गठबंधन में अगर सीटें मिल जाती तो लड़ते हो। देखिए 2020 में चिराग पासवान को 36 सीटें एनडीए ने कहा था भाई देने के लिए, ये तैयार नहीं हुए चिराग पासवान, और एनडीए से चुनाव अलग लड़ा इन्होंने। 42 सीटों पे भी तैयार नहीं हुए थे। 42 सीटों पे इन्होंने पार्टी को हरवा दिया। 36 पे जेडीयू को हरवाया, 4 पे वीआईपी को हरवा दिया, 1 पे हमको और 1 पे भारतीय जनता पार्टी को। 42 सीटों का नुकसान हुआ था। आज उनके पास वो ताकत है बताने के लिए कि भाई 2020 में मैं अलग लड़ा था, न मैं महागठबंधन का हिस्सा था, न मैं एनडीए का था, और मैंने 42 सीटों पर आपको हरवा दिया, नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। भले ही मेरा एक विधायक जीता, लेकिन 5.5% का वोट बैंक में लेकर गया हूं। वो विधायक भले ही बाद में जनता दल यूनाइटेड के अंदर शामिल हो गया था। अब उनकी बार्गेनिंग सीधे सीधे, वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो केंद्र में मंत्री है, लेकिन वो एनडीए को सीधा सीधा संकेत दे रहे हैं कि भाई 2020 में मैंने क्या किया था, आपका हाल आप देख चुके हो, मुझे इस बार गठबंधन के अंदर कम से कम 40 सीटें चाहिए। ऐसी धमकियां इस बीजेपी के साथ तो नहीं चलती। नहीं तो, लेकिन आप नहीं मानोगे तो आपके सामने दोहरी चुनौती है। एक प्रशांत किशोर जमीन स्तर पर अलग काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार कमजोर हो चुके हैं, और 2020 में आपने परिणाम देख लिया है ना, चिराग पासवान को अलग करके। और चिराग पासवान तो कहते हैं कि भाई मैं अकेला इंडिया का सदस्य जो 100% परफॉर्म। आप कह रहे हैं बीजेपी को ज्यादा जरूरत है इनकी? नहीं, जरूरत देखिए, अब बिहार में आपको सरकार बनाना है तो चिराग पासवान को आप छोड़ के कैसे चलोगे? आपको लेना ही पड़ेगा ना। बीजेपी की तो राजनीति रही है गठबंधन की कि आप छोटे छोटे दल को लो, आप उपेंद्र कुशवाहा को जोड़ो, आप चिराग पासवान को जोड़ो, आप चिराग पासवान की प्रेशर पॉलिटिक्स है। निश्चित रूप से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो ज्यादा सीटें लेने की कोशिश करेंगे। एक कमेंट करें जरा दूसरी खबर बिहार की। चिराग पासवान क्या चाहते हैं? चिराग पासवान एक तो रेलेवेंट बना रहना चाहते हैं यहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी की जरूरत भी है वो इस चुनाव में पिछले चुनाव से ज्यादा जरूरत है। ओके। क्योंकि नीतीश कुमार जी को लेकर यदि पार्टी सोचती है कि भाई वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो कोई ना कोई उनको साथ में चाहिए, और वो चिराग पासवान की पार्टी कर सकती है। और आप कहें कि नहीं 36 पे नहीं माने थे तो 42 पे तो उन्होंने हरा दिया था अकेले, तो कमजोर समझ रहे हैं आप उनको। और आज वो गठबंधन में है तो वो यदि 42 नहीं देते, 40 देते हैं, तो वो उस सीटों को एड ऑन कर देंगे। पिछली बार तो नुकसान किया था, तो एड ऑन कर देंगे, और नीतीश कुमार की जो भरपाई है वो कितनी कर सकते ये है। और उन्होंने जो बयान दिया है उसका मतलब ये नहीं है कि पासवान ही वोट है ना इनका। हाँ, पासवान वोट कितना है? 6% है। दलितों में 6% है। 6% है, तो वो तो 3% पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं। अगर खाली पासवान वोट होता तो 42 सीटों पे बीजेपी को हरा नहीं पाते। और वोट भी उनके पास है, और उन्होंने कहा कि मैं जनरल सीट से चुनाव लड़ूंगा। जनरल सीट से लड़ेंगे। हाँ, हो सकता है कि वो चुनाव लड़े, लेकिन उनकी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं सबके लिए, मतलब चिराग पासवान वहां पर सब जगह रहेगा, तो वो एनडीए गठबंधन के लिए भी वहां रहेंगे। ये भी तो सकता है बीजेपी ताकत दे रही है चिराग पासवान को। हाँ। चिराग पासवान इतना बोल रहे हैं, हो सकता है बीजेपी का सपोर्ट हो और बाद में नीतीश की सीटें काट के वही बात है, नीतीश की सीटें कम करने के लिए भी तो नीतीश की सीटें कम, ये बड़ा खतरा मोल लेने वाला काम है कि आप ऐसा दबाव बनाएं इस वक्त चुनाव से पहले गठबंधन पर। नहीं, केवल वो अकेले दबाव नहीं बना रहे ना, आप तो बहुत उनको वो कर रहे हैं। कोई और भी तो होगा, हनुमान के साथ कभी तो शक्ति होती है ना राम की। कि चिराग पासवान किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पर दबाव नहीं। ये बड़ी महीन बात फिर कह गए। हाँ, वही तो है, उसी का हिंदी अर्थ मैंने बताया कि चिराग पासवान बीजेपी पर किसी भी स्थिति में दबाव नहीं बनाते हैं। इतना नहीं बनाते हैं कि उनका बंगला छूट जाता है, इतना नहीं बनाते हैं कि उनके चाचा पार्टी लेके भाग जाते हैं, लेकिन बीजेपी पर दबाव नहीं बनाते कि उनको पता है सब कुछ यहाँ से मिल जाता है। तो जो इनको बीजेपी पर दबाव नहीं बनाते, बीजेपी उनके माध्यम से दबाव बनाती है। जेडीयू के हिस्से का ही जाएगा इनको, बिल्कुल। हाँ, ठीक है, चलिए आगे। एक बिहार में जो दूसरा झगड़ा चल रहा है, बड़ा झगड़ा है ये वोटर लिस्ट रिवीजन का। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया था, और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है कि 10 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। इससे बड़ी खबर यह है कि इस पर फौरी तौर पर रोक लगाने से इस प्रक्रिया पर इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब अभी ये रिवीजन प्रोसेस इलेक्टोरल रूल्स का इलेक्शन कमीशन करता रहेगा। महुआ मोइत्रा, मनोज झा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, योगेंद्र यादव, कई सारी याचिकाएं गई थी। अब इन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, लेकिन उसकी तारीख दी है। एआईएमएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि बिहार में जो प्रक्रिया चल रही है इसे लेकर नेशनल पार्टी से बात ही नहीं हुई है। तेजस्वी यादव भी आज मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन के विरोध में 9 जुलाई को पूरे बिहार में वो चक्का जाम करेंगे। मैं आपको ये जो बातें जो उन्होंने कही हैं ये मैं आपको अब थोड़ी देर में सुनाता हूं, लेकिन क्या इस चुनाव का ये सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है बाकी और इश्यूज से अलग? पहले एक कमेंट इस पर हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए, ये तो बनना ही चाहिए मुद्दा, और मुझे लगता है कि मुद्दा बना, इस पर तो किसी कोई मतलब बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष ये मुद्दा उठा रहा है तो उसको बनाना ही चाहिए।
और विपक्ष क्या सबके लिए मुद्दा है भाई। अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, मतदाता सूची को पूरे एकदम नए सिरे से तैयार किया जा रहा है तो होना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि जो सवाल हैं वो कितने सही हैं। क्या ये कहना कि इससे हमारे वोटर उनके वोटर चिन्हित करके काटे जाएंगे, क्या जो गलत वोटर हैं उनको डिटेल में मैं इस पर आगे बात करता हूं आपसे। आपने कहा लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त ये है, सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद थी जिन लोगों को, वो उम्मीद आज आधी तो धराशायी हो गई, क्योंकि वो चाहते थे कि फौरन रोक लगे, लेकिन तारीख दे दी सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, और 10 तारीख को जब वो रिप्लाईज भी आएंगे तो उसमें भी काफी हद तक उनको पता चल जाएगा कि कितने हद तक इसके ऊपर काम हो चुका है। लेकिन साथ में यह भी कहना बहुत जरूरी है कि अगर कोई भी ये जो मुद्दा एकदम बन गया ऑपोजिशन के लिए, अगर बाद में कोई भी ऐसी घटना घटती है जिसमें बहुत सारे नाम नहीं होते रिवाइज्ड लिस्ट के अंदर, तो उसके बाद जो है सिंपैथी वोट जो है वो ऑपोजिशन के पास जाने की बहुत बड़ी उम्मीद है। अच्छा, ये बैकफायर कर सकता है। ये बैकफायर, और ठीक।